अरे लेकिन ये तो कोई बताओ कि इचिजोजी फैमिली का एड्रेस कहाँ से मिलेगा। आखिर वो चीज हमें कैसे पता होगा और हम उस चीज को क्यों याद रखेंगे? रुक जाओ, तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो। इस समय हम झगड़ा नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम चिंता मत करो, कोई और रास्ता जरूर मिल जाएगा। हाँ ठीक है, मैं उन सभी पर नजर रखूंगी और उसके बाद मैं आपके पास उन तीनों को ले आऊंगी। हाँ ठीक है, तो फिर चैप्टर 100 तीन बहनों के रास्ते पार्ट 8। कुछ दिन पहले हम दोनों को आपस में मिले हुए और एक साथ बात किए हुए बहुत समय हो गया है ना। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उस वक्त से तुम अभी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हो। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तो खुद मैं भी हैरान हो गया था। मेरे साथ बात करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। रेइको। जी पापा। आर्ट गैलरी में वो सब करने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन उस वक्त मैं तुमसे बात करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक था और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया था। तो आप किस चीज के बारे में मुझसे बात करना चाहते थे? रेइको, क्या तुम हमारे पास वापस नहीं आओगी और इचिजोजी फैमिली का नाम नहीं लोगी? लेकिन अभी ही क्यों? अभी तो बहुत समय बीत गया है ना? वो तो माँ ही थी ना जिन्होंने मुझे घर से बाहर फेंक दिया था और उसके बाद मैं आमागमी फैमिली के श्राइन पर गई और अभी वहाँ पर मेरा एक घर मौजूद है। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और उसके बाद यही के पापा एक कागज निकालकर यही के सामने रखती है। ये आखिर क्या है? वो कागजात देखने के बाद यही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। कागज पर हम देखते हैं एलिमेंट्री स्कूल बनाने का एक प्रपोजल मौजूद है जो कि आमागमी श्राइन को तोड़कर बनाया जाएगा। लेकिन लेकिन ये तो ना समझी है। आखिर इन सब चीजों के लिए परमिशन कौन देगा? ये जो प्रपोजल है ये अभी ड्राफ्ट स्टेज पर नहीं रुका हुआ है, ये उससे आगे बढ़ चुका है। लेकिन मैं इचिजोजी क्लैन का हेड हूँ और जो क्योतो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है, अगर वो उनके सामने एक प्रस्ताव रखे तब उन चीज़ों के बारे में सोचा जा सकता है। ये चीज़ अप्रूव करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, या फिर कॉमिटी को मार कर भी ये चीज़ किया जा सकता है। तो अगर मैं घर लौटने के लिए मना कर देती हूँ तो आप श्राइन को तोड़ देंगे? आप इतनी दूर तक चले गए हैं। उसके बाद वो कागज उठाते हैं और वहाँ पर स्टैंप लगाने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि ये उन्हें ये काम करने से रोक लेता है। तो फिर ठीक है, मैं इचिजोजी खानदान में वापस आ जाऊंगी, लेकिन इसके बदले में आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप कभी भी आमागामिस को चोट नहीं पहुंचाएंगे, ना ही अभी और ना ही कभी बाद में। उसके बाद हम इचिजोजी फैमिली का घर देखते हैं और वहाँ पर हम येई को देख पाते हैं, जिसे देखकर हमें समझ आ जाता है कि वो काफी ज्यादा निराश है। क्या तुमने सुना? मिस रिको वापस आ गई है। हाँ, मुझे इस बात से बिल्कुल भी नहीं यकीन था कि वो वापस आ जाएंगी। मास्टर और मिस्ट्रेस तो शायद बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। तो आखिरकार इचिजोजी फैमिली फाइनली पूरा हो गया। आपसे मिले हुए बहुत समय हो गया मिस रेइको। मिस्टर ताकेदा। ओह, मैंने आपको बचपन में देखा था, लेकिन अब तो आप एक खूबसूरत औरत बन चुकी है। ये मैं हूँ, आपका सर्वेंट ताकेदा। मेरी उम्र अब 20 साल का हो गया है मिस्टर ताकेदा। ओह हाँ हाँ, ये तो मेरा एक अच्छा साइट है। मैंने आपको याद रखा है मिस येई। आपको अगर कुछ भी मदद की जरूरत हो तो आप इस ताकेदा को जरूर बुलाइएगा मैम। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं देख सकती हूँ तुम बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई हो, है ना? तुम्हारे पास काफी ज्यादा वक्त था। आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। माँ, तुमने क्या सोचा था कि तुम हमारी नजरों से बच जाओगी? तुम जहाँ पर भी गई थी हमने हमेशा तुम पर नजर रखा था। तुमने खुद को बहुत ज्यादा बदल दिया था। जितना मुझे याद है मुझे इस फैमिली से निकाल दिया गया था और मुझे जितना समय मिला था मैं उस समय में एक एडल्ट बन चुकी थी, तो मैं अपना लाइफ खुद जी सकती थी। मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगी ये मेरा हक है। आपको मेरी जिंदगी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। फ्रीडम तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तुम्हारा जो स्कूल आर्ट का शो था उन्होंने तुम्हारा पिक्चर फिर से लिया था। ड्रैगन एग्जीबिशन में वो तुम्हारा ही तस्वीर था, है ना? मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया था कि वैसा कुछ भद्दा ड्राइंग करो और वैसा कुछ तस्वीर वहां पर आकर लग कैसे सकता है। तुम्हारे अंदर जो स्किल्स मौजूद है अगर तुमने उन्हें काम के लिए लगाया होता तो तुम अभी क्लास की टॉपर होती और एक एस बन चुकी होती। कितनी बड़ी नासमझ हो तुम। मैं तुम्हें अभी भी देख सकती हूँ। तुम एक भटकी हुई लड़की के सिवाय और कुछ भी नहीं हो। तुम अकेले कुछ भी नहीं बन सकती हो अगर मैं तुम्हारे सर पर हाथ न रखूं तो। तुम अगर यहाँ पर एक प्यारी बच्ची बनकर रहोगी तो तुम्हें यहाँ पर नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगा। तुम जिंदगी में जो कुछ भी चाहोगे तुम्हारे कदमों के नीचे होगा। तुम्हें बस वो करना है जो मैं कहूँगी। तुम्हें उसी रास्ते पर चलना है जिस पर मैं कहूँगी। मैंने तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाया है तुम्हें उस रास्ते पर ही चलना होगा। हाँ, अब कोई फायदा नहीं है। अगर मैं चाहूँ भी तो कुछ भी नहीं कर सकती, है ना? मुझे बस अच्छी तरफ ही देखना होगा
और अभी मैं श्राइन की वो यही नहीं रही और सब कुछ अभी मेरे हाथों से निकल गया है। हाँ, मैं तो बहुत बड़ी भुक्कर हूँ, है ना। और अभी शायद ओरियो मेरा रूम साफ कर रहा होगा। मैंने उससे वही एक ही फेवर मांगा था और मेरे बदले अब वहाँ पर मीबू-सान आ गया है जो उनका काम संभाल सके। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बिना भी ओरियो कुन तुम यूना और आसाही का ध्यान रख पाओगे और उन्हें खुश रख पाओगे। ओरियो कुन, यूना और आसाही, मुझे लगता है कि वो सभी अभी मेरे बिना ठीक होंगे, है ना। वो सभी मेरे बिना ठीक होंगे, है ना। हम यूना को देखते हैं जो कि रो रही थी, लेकिन अचानक से कुछ आवाजें आने लगता है। हाँ, कौन है वहाँ पर? अरे मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, अपना पैर जरा वहां पर हटाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हमें कहाँ पर छू रहे हो? अरे मैं जानबूझकर थोड़ी कर रहा हूँ। और तभी वहां पर धड़ाम करके कुछ गिरने की आवाज आता है। ये हम यहाँ पर पहुंच गए हैं तुम्हें घर ले जाने के लिए। हाँ, तुम सभी यहाँ पर? तुम सभी आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम लोग यहाँ पर पहुँचे कैसे? हम लोगों ने ये मिलकर किया। ये अच्छी बात है कि पुराने समय पर तुम यहाँ से जब भागती थी तो इस पैसेज को बंद नहीं किया गया। उसके बाद हम माको-चान को देख पाते हैं। चैप्टर 101, 3 बहनों के अलग रास्ते, नोट्स, पार्ट 9। माको-चान, हम वहाँ पर खड़े खड़े बस सोच रहे थे कि हमें अब क्या करना चाहिए और उसके 1 मिनट बाद ही लेकिन ताकेदा सेनपाई का शुक्रिया, उन्होंने ये सब करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद की। लेकिन माको-चान, तुम यहाँ पर क्यों हो? और उसके बाद हम देखते हैं माको-चान ने वो पेपर्स भी चुरा लिया था। हाँ, वो पेपर्स। मैं असल में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थी कि अचानक से इचिजोजी क्लैन ने तुम्हें वापस क्यों बुला लिया, इसलिए मैंने ग्रैंडपा से थोड़ी मदद मांगी और छानबीन की और यहाँ पर आ गई। लेकिन मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी आखिर तुम्हारे पापा तुम्हें डराने के लिए इतनी दूर तक चले गए। वो तो शुक्र है हमें ये चीज पता चल गया कि तुमने आखिर ये सब किया क्यों था। तुमने आमागमी श्राइन को इसलिए छोड़ा था क्योंकि एक तरह से तुम उसे सुरक्षित रखना चाहते थे। इस सीक्रेट पैसेज ने मुझे यहाँ पर वापस ले आया। ग्रैंडपा मुझे हमेशा यहाँ पर ले आते थे, तो इसलिए हम एक ही एज के थे तो हम एक साथ ही खेला करते थे। हम दोनों ने एक साथ बहुत लंबा वक्त गुजारा है। तुम यहाँ से हर दिन भागने की कोशिश करती थी और वो मैं थी जो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे आती थी। तुम बहुत ही ज्यादा छोटी थी इसलिए तुम वहाँ से भाग नहीं पाती थी और वो हमेशा तुम्हें लेकर वहाँ से चले जाते थे। इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता था। मैं असल में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। मैंने जब फाइनली देखा कि तुम आज़ाद से आसमान में उड़ सकती हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुआ था। माको-चान, वेल तो मैंने अपना काम यहाँ पूरा कर लिया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ छोड़ती हूँ। आसाही, यूना, ये दीदी, हम इस वक्त आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। आपको ऐसा कैसा लगा कि आप बिना बताकर वहाँ से भाग सकती है? लेकिन आपने मुझे कितना बड़ा स्टूपिड एक्सक्यूज दिया है, आप समझ रही हैं? बस इस चीज के लिए आप वहाँ से भाग आई। और उसके बाद आसाही येई को हंसाने लगती है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम्हारा इमेज आखिर क्या है। अगर तुम सोचती हो कि मैं इस चीज से ही तुम्हें छोड़ दूंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यूना दीदी भी आपको सजा देने वाली है। अच्छा, तो मैं मदद करूं? आसाही ने बिल्कुल सही कहा है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। क्या तुम भी तो अब उसके साथ शुरू मत हो जाओ। आखिर वो ये क्या किए जा रहे हैं? है, लेकिन उन तीनों को ऐसे एक साथ देखना बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। आपको क्या जरा सा भी अंदाजा है हम आपको लेकर कितने ज्यादा परेशान थे? आप इतने ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हैं? और तुम्हारा इतना ज्यादा हिम्मत कैसे हुआ? तुम वहाँ से अकेली चली आई, हमसे बात भी नहीं की। क्या तुम्हारे लिए हमारा कोई भी अहमियत नहीं है? हाँ बताओ। अरे रुक जाओ तुम दोनों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस बहुत ज्यादा डर गई थी और इन सब चीजों के बारे में बता नहीं पाई। मैं वहाँ पर डर गई थी कि अगर मैं श्राइन से युक्त हो जाती हूँ तो मेरा फैमिली वो सब कुछ तबाह कर देगा। मैं तुम सभी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने तुम सभी के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी थी और जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही केयर फ्री लाइफ मुझे मिला था। और मुझे इस बात का डर था कि अगर मैं तुम लोगों से ये बात करूंगी तो सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। मुझे नहीं पता है कि आखिर मैं शुरुआत कहाँ से करूँ बताना। ये मेरे अंदर ही दबा के रखना ज्यादा आसान था। मैं तुम दोनों को बता पाऊँ ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मुझे तुम दोनों माफ कर देना। ये दीदी, हम समझते हैं, हम में भी एक ही बात गुजरती है ना। अगर मेरे साथ भी अगर कुछ ऐसा होता तो शायद मैं भी यही करती।
लेकिन अगर तुम ऐसे ही हमारे फैमिली के धागों को तोड़ दोगी, हमारे रिश्तों के धागों को तोड़ दोगी, तो हम भी एक दूसरे से बंधे नहीं रहेंगे। हम तीनों में पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन चुका है। हाँ, तुम दोनों ने सही कहा। आखिर तुम वहां पर खड़े खड़े हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें कुछ नहीं बताना है ओरियो? हाँ, मैं भी बताऊंगा। मैं सच में तुम तीनों को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, आखिर तुम ऐसे वक्त पर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैंने कभी भी अपने लाइफ में ऐसा ठरकी लड़का बिल्कुल भी नहीं देखा। असल में मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल सही समय है ये बताने का। मैं ये बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ तुम तीनों को, जब तुम तीनों एक साथ रहते हो, और मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहता। तुम तीनों से आगे मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए चलो घर वापस चलते हैं एक साथ। हाँ तो ठीक है, अभी हमें बस एक ही चीज देखना होगा कि हम एलिमेंट्री स्कूल की कंस्ट्रक्शन को कैसे रोक सकते हैं। श्राइन के चारों तरफ हमें एक बैरिकेड लगा देना चाहिए। अरे अगर हम ऐसा करते हैं तो कस्टमर्स अंदर कैसे आएंगे? तुम सभी उन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो श्राइन को बस ऐसे ही तोड़ सकते हैं। हाँ, क्या मतलब है आपका? यही। मुझे तुम सभी माफ कर देना, लेकिन मुझे यहाँ पर इचिजोजी फैमिली के साथ ही रहना होगा और उनके नाम को आगे बढ़ाना होगा। मैं यहाँ पर रुकूंगी और इचिजोजी फैमिली का नाम को आगे बढ़ाऊंगी। चैप्टर 102, तीन बहनों के रिश्तों के अलग तीन रास्ते, पार्ट 10। ये दीदी, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? यही आखिर तुम यहाँ से इसलिए तो भागी थी, और तुम अमागमी श्राइन तो बस इस चीज के लिए ही गई थी, है ना? क्योंकि तुम्हें यहाँ पर और एक भी दिन नहीं रहना था। तुम्हारे पापा जो तुम्हें डरा धमका रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में तुम बिल्कुल भी मत सोचो। अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हम सब। ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा। ये उनका कोई थ्रेट, डराना धमकाना या फिर कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। तो फिर आखिर वो किस चीज के बारे में है? वो ये इन सब चीजों के लिए आमागामी श्राइन का शुक्रिया, तुम सभी का शुक्रिया कि मैं ये सब कर पाई। हम सभी का शुक्रिया। मैं और तभी बाहर से खटखटाने की आवाज आने लगता है। मिस रेइको, अंदर क्या आपके साथ कोई है? हम अंदर आ रहे हैं। ये अच्छा नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर रुकेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। अभी चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन रुक जाओ, यही बस बताने। आसाही और यूना मिलकर ओरियो का मुंह बंद कर देते हैं और उसे वहां से ले जाने लगते हैं। हे, तुम सभी क्यों? तुम यहाँ पर महफूज रहना और यही तुम्हारा माफी होगा। ये कभी भी मत भूलना कि हम तुम्हारे एक फैमिली है। आसाही और यूना उन दोनों के नोट्स को आगे करते हुए ये इसे कहते हैं। हाँ, मुझे माफ कर देना और तुम सभी का शुक्रिया। और तभी वहां पर गार्ड आ जाता है। एक्सक्यूज मी, असल में मैं अपने दोस्त से मोबाइल पर बात कर रही थी। अच्छा, तो ये बात था। अगर कुछ भी यहाँ पर होता है तो मुझे बताने से झिझकना मत। हाँ जरूर। यही को हम थोड़ा उदास देखते हैं, तो चलो घर वापस चलते हैं साथ में। क्या आप श्योर है इस चीज के बारे में कि आप सच में मेहमानों के साथ वापस नहीं जाना चाहते? क्योंकि मैं जानती हूँ इचिजोजी खानदान क्या कर सकता है और उनका क्योतो में क्या जगह है, और क्योंकि उन्हें क्योतो एडुकेशन संभालना है तो सभी खानदान के सपूतों को उनके दिखाए गए रास्तों पर ही चलना होता है, और इन सब चीज़ों में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन मिस रेइको, आखिर आप ये सब कितने दिन ही सहती रहेंगी? ये सब मुझे भी बहुत ज्यादा तकलीफ देता है जब मैं आपको इस हालत में देखता हूँ, और इसलिए मुझे ये चीज लगा कि अगर आपका वो फैमिली यहाँ पर आ जाए तो शायद आप यहाँ से वापस वहाँ पर लौट जाएंगी, कोई दूसरा बिना सवाल किए या सोचे। आपका अजीब तरीके से इस तरीके का बदलाव, क्या इस चीज के पीछे कोई वजह है? ये असल में मैं भी मान नहीं पा रही हूँ। इचिजोजी खानदान का नाम लेना यहाँ पर सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस होता है। यहाँ पर जो हालत है, इन सब चीज़ों में कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सालों के बाद मैं अपने मम्मी पापा को देख रही हूँ और मुझे लगता है कि उनमें भी थोड़ा सा बदलाव तो आया होगा। जबकि पापा मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और घर वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, तब भी मैंने देखा था उनका हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहा था। और जब माँ मुझे पिछले तरीकों के साथ शासन करने की कोशिश कर रही थी और जब उन्होंने मेरे गालों को छुआ था तो वो बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले था। मैं समझा नहीं पा रही हूँ कि असल में बात क्या है, लेकिन उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ था कि हम में फैमिली बॉन्ड्स का असल में मतलब क्या है।
मतलब मुझे वो उस वक्त समझ में आया था। उन्होंने कहा कि वो मुझ पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके मुझे पहले जैसा बनाना चाहती है, लेकिन मैं वैसा नहीं बनने वाली। मैं यहाँ पर रहकर भी अपने हिसाब से ही चलूँगी, लेकिन मैं इस परिवार को और एक कोशिश करने का मौका देना चाहती हूँ, और मैं इस बार सच में रेइको इचिजोजी का काम अच्छे से करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि इस बार आप इस चीज को एक अलग नजरिए से देख रही है। शायद ये उन लोगों की वजह से है। मैं अंत तक अपने नतीजे पर कभी भी नहीं पहुंच सकती। हम देखते हैं सभी मिलकर कॉर्ड्स बांध रहे होते हैं। सभी में एक अनजान रिश्ता बंध जाता है। यही के दिमाग में नजरिया तो कुछ ऐसा ही था। हाँ, और जिस परिवार ने मुझे गोद लिया था, ये उनके लिए भी है। हम पीछे देखते हैं कि कोई छुपकर उनकी बातों को सुन रहा था। तो आखिर में वो अपना फैमिली बॉन्ड को बरकरार रखना चाहती है। हाँ, और मुझे लगता है ये दीदी उन सब चीज़ों के बारे में भी सोच रही है, ऐसा ही लगता है। वैसे तुम्हारा भी शुक्रिया, आखिरकार वो अपना अतीत का सामना कर ही रही है। ठीक है, अगर वो अपने असली परिवार के साथ रहना ही चाहती है तो मुझे लगता है ये चीज काफी ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं भी ये चीज मानता हूँ। कम ऑन, तुम्हें उसकी विशेष का भी तो सोचना पड़ेगा ना। माफ करना, लेकिन ऐसे ट्रेडिशन फैमिली के सिचुएशन तो मेरा नहीं था। तुमने परिवार के बंधनों की बात की है ना, और इन सब चीजों के बारे में मैंने भी काफी ज्यादा अच्छे से सोचा है। और इसी के साथ हम भी उसका एक फैमिली है, जैसे कि वो दोनों है। और आखिर हम इस चीज को ऐसे ही क्यों छोड़ दे? ये रिश्ता इतना ज्यादा छोटा तो नहीं हो सकता ना। आखिर हम चुपचाप यहाँ से क्यों भाग जाए और उसे वहां पर अकेला क्यों छोड़ दे? हम उसे अपने साथ भी ले जा सकते हैं। हम असल में देखते हैं कि पिलर के पीछे यही की माँ थी। उस घटना के बाद वो अपने रूम में आ जाती है और हम वहाँ पर यही का वो पेंटिंग देखते हैं। ये सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चैप्टर 103 नोट, 3 बहनों के अलग रास्ते, पार्ट 11। आखिर वो एक ही चीज जो कि हमारे जिंदगी में जब पूरी तरीके से आज़ादी आता है तो हमें वो सब चीजें मिलता है। कितना बचकाना है ये सब। मैम, बाहर एक मुसीबत आ गया है। बाहर तमाशा हो रहा है। ये मेरे साथ तुम घर वापस चलो। मैं तुम्हें बहुत सारा खाना बना कर दूंगा, जो जो खाना तुम्हें पसंद है। और तुम्हारे पास काम करने के लिए 3 लोग भी मौजूद है जो तुम्हें खाना परोसेंगे। ये वही है ना उन आमागामीज में से? हम क्या करेंगे? क्या हम उसे बाहर फेंक दे? लेकिन आमागामी फैमिली तो मिस्ट्रेस की। ये लड़का क्यों तो मेडिकल स्कूल में जाना चाहता है, लेकिन ये इतना बददिमाग है, ये वहां पर आखिर कैसे जा सकता है? असल में ये जो बोलता है ये वही कर दिखाता है, और इसमें वो जज्बा है सब कुछ कर दिखाने का। हम यही को अपने फीलिंग्स भी बताना चाहते हैं, और हम उसे अपने साथ घर भी वापस ले जाना चाहते हैं, और अभी ये उसका बारी है। इतनी रात के यहाँ पर कौन से शोर करने वाले मेहमान आए हैं? सर, चलो आखिरकार कोई तो बाहर आया। ये तो शायद से, हाँ, ये शायद से ये दीदी के पापा होंगे। यंग मैन, किसे पता था कि शायद हम यहाँ पर दोबारा ऐसे मिलेंगे। और मैं ये देख भी सकता हूँ कि आमागामी का परिवार तुम्हारे साथ है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया मेरे रेइको का ध्यान रखने के लिए। अगर आप अभी माफी मांगने के मूड में ही है तो फिर शायद आप मुझे इन सब चीजों के बारे में और भी बता सकते हैं। आपने आखिर अपने बेटी को इतने सालों तक वहाँ पर अकेला क्यों छोड़ दिया, और आप अभी वापस आ रहे हैं उसे वापस ले जाने के लिए? ये उसके अच्छे भविष्य के लिए है और मैं उसकी भलाई के लिए ये सब कर रहा हूँ। और आप उसे जिस भविष्य की ओर ले जा रहे हैं, आपको पता है कि इस चीज के लिए उसकी आज़ादी उससे फिर से छिन जाएगी। आज़ादी? हाँ, ये चीज सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि आजाद पंछी की तरह आसमान में उड़ो, लेकिन वास्तव में बस 2 ही चीज होता है। या तो तुम काबिल, जिम्मेदार और करोड़पति बनते हो, या फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाते। रेइको मेरा एक ही बच्चा है और वो ही इस इचिजोजी खानदान का उत्तराधिकारी है। किसी दूसरे पक्ष की बातों को सुनना और उसका संपत्ति, शौर्य, इन सब चीजों के चलते सभी उससे बहुत ही ज्यादा चलते हैं। बस मुझे यही बताना था। आज बहुत ज्यादा रात हो चुका है, मैं कल तुम्हें लेने के लिए गाड़ी भेज दूंगा। आज के लिए हम बात को क्या यहीं पर खत्म कर सकते हैं? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि वो खुश रहेगी किसी ऐसे पिता के साथ, जिसने उसे घर लाने के लिए उसे ब्लैकमेल किया हो? हाँ,
ओरियो जी। तुमने आखिर क्या कहा? देखिए, मुझे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपका क्योतो में कितना बड़ा नाम है, लेकिन आखिर में इतने सालों में आपने अपने बेटी के साथ बिल्कुल भी बात नहीं की और आपने उससे कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश भी नहीं की, और इन सब चीजों के चलते ही यही आप लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और इसीलिए आप उसके कमजोर हिस्से पर वार कर रहे हैं और उसे इस तरीके से घर वापस ला रहे हैं क्योंकि आपको खुद पर भरोसा ही नहीं है कि आप आपके बेटी से बात करेंगे और उसे उस तरीके से घर वापस लाएंगे। आप में उस बात की हिम्मत ही नहीं है। मुझे देखिए, मैं अपने बाप के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैंने जिंदगी का बहुत ही बड़ा हिस्सा एक ऐसे परिवार के साथ बिता दिया जिससे मेरा खून का रिश्ता भी नहीं है। लेकिन आपके लिए रिश्ते कोई मायने रखते हैं या फिर नहीं? आपके लिए तो वो सब रिश्ते कोई मायने ही नहीं रखते है ना। आपके लिए तो खून के रिश्ते भी कुछ भी नहीं है। आपने तो अपनी सगी बेटी को ही भुला दिया। अगर आपको जरा सा भी यही की फिक्र होती तो आप जानते कि वो क्या चाहता है, तो फिर उसके बाद आप उससे बात करते, उसे समझाते। बस एक बार के लिए ही सही आप ये जरूर करते। तुम मेरे बारे में कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे क्या सोचते हैं। मैं ये रेको की भविष्य के लिए कर रहा हूँ और इसी चीज में उसकी भलाई है। और तभी हम देखते हैं उन दोनों के बीच में यही आ जाती है, ये रेको। तुम्हारा शुक्रिया ओरियो कुन, और बाकी सभी का भी, लेकिन मैं यहाँ पर सच में ठीक रहूंगी। यही दीदी। रेको, यही तुम सब कुछ अपने आप ही डिसाइड नहीं कर सकती। तुम यहाँ पर ठीक रह सकती हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। सुना तुमने? मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तुमने मेरे सामने जो कन्फेस किया था उसका जवाब भी तो मुझे देना है ना? हाँ, क्या कहा? क्या? यही दीदी, ये रेको, आखिर आपने ऐसा कब किया यही दीदी? हाँ सच में, तुमने ये सब कब किया रेको? हाँ, वेल वो मैं, ये सब बातें अभी करना जरूरी था ओरियो कुन। आखिर ये सब बातें पब्लिक में नहीं किया जाता है। हाँ तुम चुप हो जाओ। तुम ही वो हो जिसने मेरे साथ सही नहीं किया है। तुम लोगों को ऐसे बात बताती हो, तुम अपने दिल की बात सभी को बताकर वहां से चली जाती हो और उसे अकेला छोड़ देती हो। तुम कितनी ज्यादा सेल्फिश हो। और आखिर तुम्हारे बारे में क्या ओरियो कुन? तुमने भी तो बहुत सारा मैरिज इंटरव्यूज किया हम तीनों के साथ, और तुमने हम में से किसी को भी नहीं चुना और ठीक ठाक से कुछ भी नहीं बताया। तुम असल में शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो ओरियो कुन, और तुम इस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ और इस चीज के लिए मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तो क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? असल में माफ करना, मैंने फुल माइंडसेट अभी तक नहीं बनाया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। आखिर किस तरीके के लवर्स ऐसी बातें करते हैं? ओ अच्छा, तो तुम्हें सच में लगता है ये चीज करना इतना ज्यादा आसान है? तुम तीनों बहनें असल में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और बहुत ही ज्यादा चार्मिंग हो, तो आखिर मैं क्या करूं? तुम तीनों में से आखिर मैं किसको चुनूं? तुम्हें पता है ये काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैंने आखिर तक एक बात जरूर सोच लिया है। मैं तुम तीनों को हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। ओरियो जी, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है यही? मैं तुम्हें चाहता हूँ। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है ओरियो, कि तुम उसे चाहते हो? ओरियो जी, आप महिलावादी? और फिर उन तीनों में जोरों शोरों से फाइट शुरू हो जाता है। आखिर तुम ये चीज इन हालातों में कैसे कह सकते हो, और तुम सभी के सामने ये बात कह रहे हो? तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं है? ओरियो जी, आप सच में बहुत ही ज्यादा नारीवादी और ठरकी लड़के हैं। अरे रुक जाओ तुम दोनों यार, वैसे भी अभी हमारा काम बस एक ही है। तुम दोनों के साथ तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ ना? हम यही को देखते हैं, वो हंस रही थी। रेको, तुम हंस रही हो? ना समझ जैसे क्यों हंस रही हो? आखिर ऐसे कौन हंसता है? हाँ, यही पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसकी माँ वहां पर मौजूद थी। माँ।